हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल। जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां होती है अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को फास्ट एंड स्मार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। ओपन टेस्ट मिलेगा दैट इज कंप्लीटली फ्री और उसको अटेम्प्ट करिए और आप एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल। आज हम लर्न विद प्रैक्टिस सीरीज के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है जेई में मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने के लिए स्टडी स्मार्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकें और ज्यादा अच्छी रैंक ला सकें। सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे जो कि सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। ऑलराइट, सो इन ट्रेंड एनालिसिस हम लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हमने 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया। दिस इज टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड दिस इज टॉपिक 4। राइट, आप यहां पर देख सकते हो 2025 में इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ से 4 क्वेश्चंस है, लेकिन टोटल सेट्स कितने हैं? 19 सेट्स हैं। ऑलराइट, 19 सेट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से 8 क्वेश्चंस है, किरचॉफ्स लॉ से 3 है एंड हीटिंग इफेक्ट से 5 है। राइट, सिमिलरली 2024 में आपको मिलेगा एंड 2023 में मिलेगा, 2022 एंड 2021 आप इसको एनालाइज कर सकते हो। राइट, और यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देखूं यहां तो रिलेटिव वेट ऑफ दिस टॉपिक इज 29%। टॉपिक नंबर 1 से 29% क्वेश्चंस है लास्ट 5 इयर्स में, लेकिन टॉपिक 2 का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज 34%। ऑलराइट, टॉपिक 3 से 18% एंड टॉपिक 4 से 19%। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है दैट इज टॉपिक नंबर 2 विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर आपको पता है हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस आता है, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का टॉपिक आता है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर, आप इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, एंड देन यू कैन गिव एनर्जी टू द किरचॉफ्स लॉस एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आपको अब चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देकर अपनी प्रैक्टिस को चैनलाइज करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें ड्यूरिंग एग्जाम। ऑलराइट, और आज हम बेस्ट 15 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि सारे चैप्टर्स, इस पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करता है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू द राइट वेयर इज इन द सेम स्पेस अ बीम ऑफ प्रोटॉन क्रॉसेस इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ द फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10 to the power 20 per second and 10 to the power 11, 10 to the power 21 per second द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा है, आपको दिया गया कि भाई हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि राइट की तरफ जा रहे हैं। एक हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाया। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ जा रहे हैं, दैट्स मीन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो हमने बना दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, दैट्स मीन प्रोटॉन कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट कंट्रीब्यूशन होगा, प्रोटॉन से भी कुछ ना कुछ करंट कंट्रीब्यूशन होगा। सो I can simply consider because of the electron current is IE and because of the protons the current is IP। ठीक है, मान सकते हैं ये चीज। सो टोटल करंट आपको दिखेगा दैट इज टोटल करंट इज IE प्लस IP। ओके, दोनों का एडिशन करना है अपने को। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें दैट दीज आर द चार्जेस crossing per second. All right, and here also we have number of protons crossing per second. So I can use this relation that I total is equals to IE plus IP. Current और चार्ज के बीच का रिलेशन हमें पता है that current is equals to rate of charge flow, that is delta Q by delta T. Okay, delta Q को मैं NE डेल्टा टी लिख सकता हूं अगर ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, और अगर प्रोटॉन की वजह से करंट है तो मैं इसको
एन पी बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ, राइट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज n2. ओके, एन E is the charge on electron, P is the charge on proton. ठीक है? Okay. Now I can write this as n1 E upon delta T, and this can be written as n2 P upon delta T. So guys, अगर आप ध्यान से देखो E और P दोनों ही सेम वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है. सो मैं यहाँ पर E कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज E is equals to P. ऑलराइट, सो अंदर क्या बचेगा, n1 by delta T, and this will become n2 by delta T. ओके, अब देखिए क्या हमारे पास n1 by delta T इंफॉर्मेशन है. यस, दिस इज द वैल्यू. ऑलराइट, सो सिंपली मैं लिख सकता हूँ दैट E is equals to this n1 delta T is 10 to power 20 plus n2 delta T is 10 to power 21. इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, E is 1.6 into 10 power minus 19, and this is 20, this is 11 into 10 to power 20. ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा हमें रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज 17.6 into 10 to power 1. आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर 176. दिस इज द करेंट, सो यूनिट विल बी एम्पियर. ओके, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कंट्रीब्यूशन एंड नेट वैल्यू ऑफ करंट इज 176 एम्पियर. तो क्यों ना हम आंसर को चेक करें, और आंसर में मिलता है यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 176 एम्पियर. ऑलराइट, सो बहुत ही इजी बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2025. ठीक है, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, दैट्स मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट पासिंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज I is equals to 0.02 t plus 0.01 ampere. The change that will flow through the wire in t equals to 1 second to t equal to 2 seconds. ठीक है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर गया. बहुत सिंपल है, करंट की इक्वेशन है और हमको चार्ज फ्लो करना है, चार्ज फ्लो बताना है, तो क्या करना होता है guys, you know the relation that I is equals to dq by dt, है ना, करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन. अगर मुझे ये dq चाहिए, दैट्स मीन q चाहिए अपने को, तो क्या करें, इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं और इंटीग्रेट कर दूं. दिस इंटीग्रेशन विल गिव मी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा, चार्ज दे देगा, और हमारे पास राइट साइड की रिलेशंस ऑलरेडी गिवन है ना. आई का इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, डिफरेंशियल एलिमेंट भी हमारा t है, dt है, इजिली इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो dq इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ करंट इज 0.02 t प्लस 0.01 dt. ऑलराइट, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि हमें t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए सॉल्व करना है. द वैल्यू ऑफ चार्ज इनिशियल इज 0.2, चार्ज फाइनल इज q. So this will become q minus 0, and this is 0.02 integration of t dt will be t square by 2, and this will be integration 0.01 integration of dt will be, अगर dt का इंटीग्रेशन करूंगा तो t हो जाएगा, राइट. नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट्स 1 to 2. ओके, तो लिमिट्स को हम पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट होकर 0.01 हो गया. 0.01 मैं बाहर ले सकता हूँ, कॉमन हो जाएगा, एंड इनसाइड आई हैव टी स्क्वायर प्लस टी. सो अपर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1. फर्दर सॉल्विंग दिस, ये 1/100 हो गया, एंड दिस विल बी 4 प्लस 2 6 माइनस 2, एंड दिस विल बी 4 into 10 power minus 2, and this will be equals to 0.04 कूलम. ओके, सो हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर 0.04 कूलम आ रहा है. ऑलराइट, सो यस, ऑप्शन डी इज मैचिंग विद आवर आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड इफ यू लुक एट हियर, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है. ओके, और इसको मैं मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल पे डाल सकते हैं, राइट. ये इस क्वेश्चन में कुछ पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है,
बट डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज to measure the temperature coefficient of resistivity alpha of a semiconductor and electrical arrangement shown in the figure। आपको यहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन कैन यू रिमेंबर? दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, हमारे पास एक आर्म है बीसी, और ये आर्म इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, तो ये रेसिस्टर्स के साथ हमारे पास एक फोर्थ आर्म है जो कि सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई है। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर, सो गाइज टी इनिशियल इज गिवन एज 25 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर आर्म इज 3 मिली ओम्स। सो रेसिस्टेंस को इनिशियल मैं मान सकता हूं 3 मिली ओम्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट? ओके, मैं इसको कैपिटल टी ले लेता हूं बिकॉज कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर। नाउ द आर्म बीसी इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। इफ द गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन आफ्टर 10 सेकेंड्स, देन व्हाट इज अल्फा? आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू आफ्टर 10 सेकेंड्स गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। So, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि टी फाइनल इज हाउ मच? बाई 10 सेकेंड्स के बाद आपको दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, कि दैट्स मीन आप जो भी रिलेशन फाइंड करेंगे वहां फाइनल टेम्परेचर का यूज आएगा, और फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड ड्रॉप है, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 10 इंटू 2, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो गया। इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ड्रॉप होने के बाद कितना हो जाएगा? 25 माइनस 20 विल बी 5, करेक्ट? सो टी फाइनल इज 5 डिग्री सेल्सियस, राइट? सिंपल। नाउ आर फाइनल क्या हमें दिया गया है? क्या हमारे पास आर फाइनल है? नहीं है, राइट? और आर फाइनल की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। और हमको फाइंड करना है कि इसका अल्फा क्या होगा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा वी नीड टू फाइंड इट आउट। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट आफ्टर 10 सेकेंड्स ये पूरा ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, और बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि हमसे कहता है R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, राइट? इस रिलेशन को हम यूज करेंगे R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। ओके, सो दिस इज मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ दैट रेसिस्टेंस इज R फाइनल। ओके, सो R1 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 0.8, दिस इज 1, 0.8 मिली ohm, and this is 1 milli ohm is equals to R3 is equivalent to RF and R4 is 3 milli ohm। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, I'll get 2.4 milli ohm, that is RF। Okay, so final value of resistance in this branch अपने को मिल चुका है, ठीक है? अब अपने को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या रिलेशन यूज करेंगे? दैट R final is equals to R initial 1 plus alpha delta T, right? You know the temperature dependency of resistance, simple relation follow करेगा, और यहाँ से हम find out कर सकते हैं। So R final is 2.4 milli ohm, R initial guys already हमें यहाँ पर दिया है 3 milli ohm, 1 plus alpha हमें find करना है, and what is delta T? टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? आप देख सकते हो 25 से 5 हो गया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 5 माइनस 25 इज द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ओके, नाउ वी हैव वन इक्वेशन, वन अननोन, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? सो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.8 1 प्लस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 20। दिस विल बी 0.2 डिवाइडेड बाई minus 20 is equals to alpha, and further I'm getting
1 into 10 to the minus 2 is equals to alpha. Alright, getting this answer. But आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, राइट? टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सो डेफिनेटली अल्फा को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके, सो द आंसर विल बी अल्फा इज इक्वल्स टू -1 into 10 to the minus 2. So let's check our answer. So yes, we are getting option A, which is the correct answer. Alright. So बहुत ही easy question है. आपने simply सबसे पहले R final का वैल्यू निकाला, R final का वैल्यू यूज करके आपने अल्फा का वैल्यू निकाला, एंड इन 2 steps you get the answer. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ जेईई मीन्स 2023 और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. इसको मैं ईजी टू मीडियम कैटेगरी में डाल सकता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो a hollow cylindrical conductor has length of 3.14 meter while its inner and outer diameters are 4 millimeter, 8 millimeter respectively. ठीक है, तो फटाफट एक सिलेंडर बनाते हैं. And in this cylinder we have inner diameter and outer diameter. Okay, so inner diameter and outer diameter are 4. This is 4 millimeter and this is 8 millimeter. The resistance of the conductor is n into 10 to the minus 3 ohm. If the resistivity of the material 2.4 into 10 to the power 8 ohm, meter the value of n you have to find out. ठीक है, so क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. हमें यहाँ पर रेसिस्टेंस का रिलेशन यूज करना होगा. रेसिस्टेंस का रिलेशन दैट इज R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A. इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा और यहाँ से मुझे अननोन पैरामीटर मिल जाएगा दैट इज n. ठीक है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू दैट इज 2.4 into 10 to the power minus 8. Length of the conductor is given as 3.14 and divided by the area. So आप अगर इस सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, so this is the area of cross section, correct? In middle it's a hollow. ठीक है, तो हमें मिडिल वाला एरिया ही इग्नोर करना है और आसपास दैट्स मीन इनर और आउटर के बीच का जो सेक्शन है उसे कंसीडर करना है. राइट, सो दिस इज पाई आउटर डायमीटर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 8/2 मिलीमीटर इज 10 to the minus 3 होल स्क्वायर. ये क्या बन गया, रेडियस बन गया, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई inner radius that is 4/2 into 10 to the minus 3 whole square. Alright, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पाई को बाहर ले लिया है. Right, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. Guys, now you can clearly see this pi is 3.14 और ये भी 3.14, ये कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास रिलेशन बचता है 2.4 into 10 to power 2.4 into 10 to power minus 8 and in the denominator I have, ये भी cancel out हो रहा है 4 and this is 2, so I can say this is 4 into, or I can write it as, this will become 16 into 10 to power minus 6 minus 4 into 10 to power minus 6. This is 2.4 into 10 to the power minus 8 divided by, this will be 12 into 10 to the power minus 6. So if you solve this, this will be 0.2 into 10 to the power minus 2 ohm. Alright, और मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 2 into 10 to the power minus 3 ohm. अब आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से. क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया गया है दैट n, the value of resistance is n into 10 to the power minus 3. So resistance is equals to n into 10 to the power minus 3. क्वेश्चन में गिवन है. ऑलराइट, सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, डेफिनेटली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2. राइट, सो यहाँ से मुझे द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 मिलता है. सो ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या हमें, यस, सो वी गेटिंग आंसर इक्वल टू 2. राइट, सो बहुत ही सिंपल लॉजिक को यूज किया एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेवल इजी टू मीडियम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. So now again we have JEE Mains 2023 question.
सो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज क्लियर कि आप सबसे पहले लर्न विद प्रैक्टिस करें। हम कॉन्सेप्ट्स सारे इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। द एजेंडा इज वी जस्ट वांट यू टू हैव कॉन्सेप्ट्स विद द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको डर खत्म होना चाहिए, इसलिए जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इन दिस प्रॉब्लम गाइस आप देखो ध्यान से, सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई सिमेट्री का यूज हो सकता है, बट हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज बेंट इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड। एक स्ट्रेट वायर है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया पिरामिड में। विद ईच सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर बाई एन। सो वेयर इज ए एंड बी? दिस इज ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके अक्रॉस इसका टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि एक स्ट्रेट वायर था, राइट, जिसका रेसिस्टेंस आर गिवन है क्वेश्चन में, इसको बेंड करके ये पूरा बनाया गया और हर सेक्शन का रेसिस्टेंस लेंथ इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल है दैट्स मीन रेसिस्टेंस भी सारे रेसिस्टर्स का इक्वल होगा, सेम होगा। ओके, अगर मैंने इसको स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर बना, सो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेक्शंस में इस रेसिस्टर को हमने डिवाइड किया है ना। सो मैं लिख सकता हूँ रिलेशन इज आर इज इक्वल्स टू 6 आर। ओके, करेक्ट। नाउ आर इज इक्वल्स टू आर बाई 6, हमारे पास एक रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को हम फाइनल आंसर में यूज भी करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि इस सिमेट्रिक सर्किट में कैसे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। सो गाइज यू नो द मिरर सिमेट्री कॉन्सेप्ट। अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस लेफ्ट साइड और राइट साइड में करंट फ्लो हर ब्रांच में सेम होगा। दैट्स मीन इसमें करंट अगर I1 फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में करंट I1 फ्लो करके आएगा। सिमिलरली इसमें करंट I2 फ्लो करेगा, क्योंकि मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यही है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर करंट I3 फ्लो करेगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि करंट I1 सीधा निकल गया, करंट I2 सीधा निकल गया। दैट्स मीन इस रेसिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो ही नहीं किया, इज इट? क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। I1 सीधा, I2 सीधा, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। सो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, इस ब्रांच के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बोल सकते हैं कि इस ब्रांच के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर मैं इसको हटा भी दूं फिर भी करंट I1 I2 I3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको हटा देता हूं। तो मैंने इस रेसिस्टर को हटा दिया यहां पर। ऑलराइट, सो क्लियरली इस रेसिस्टर को हटाने के बाद आप ध्यान से देखिए, दिस आर एंड आर विल बी इन सीरीज। ये आर और आर सीरीज में होगा। ओके, नाउ तो सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दैट इज पॉइंट ए, R, sorry, this is small r, small r, small r, small r, and small r. All right, and this point is B. So guys, what is this? 2r, 2r, and r. ठीक है, और फिर तीनों हो जाएंगे पैरेलल में. So clearly I can say it will be equals to 1 by 2r plus 1 by 2r plus 1 by r. Okay, and this is r equivalent across AB. ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, you will be getting 2 by r. इसको रिजल्टेंट आएगा 2 by r. Alright, so I'm getting r equivalent AB is equals to r by 2. ठीक है, ये मिल गया अपने को. बट हमें फाइनल आंसर कैपिटल R के टर्म्स में चाहिए, और ऑलरेडी हम स्मॉल r और कैपिटल R के बीच का रिलेशन निकाल चुके हैं. इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे r by 6 by 2, that is r by 12. So I'm getting this answer. Equivalent resistance across AB is capital R by answer. So option number D is matching with our answer, है ना, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी n की. तो कंपेयर करेंगे r by n, getting n is equals to 12. Right? Very simple, very easy. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ऑलराइट, सो लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2023. अगेन आपको इस सर्किट देख के कुछ सिमेट्री सा फील हो रहा है ना, लग रहा है कि अपर लोअर सिमेट्रिक है. बट ध्यान से देखिए आप, अगर क्या आपको अपर एंड लोअर पार्ट में रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम दिख रही है? स्ट्रक्चर सेम है बट रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है, राइट? तो यहां पर हम ना तो फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर सकते हैं, ना ही मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं. तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिर? यू हैव मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डेल्टा वाई कन्वर्जन भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अपने को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है ना. हम इसको इजी मेथड में, इजी सिंपल पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, करना क्या है इस क्वेश्चन में? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वी हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है, सो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए? तो अगर आप ध्यान से देखिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, अपर पार्ट में ये दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में है, लोअर में ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में, एंड देन दीज टू आर इन पैरेलल. तो क्यों ना सबसे पहले हम इन्हीं को बना लें. अपर वन इज 1.5 प्लस 0.5, 1.5 0.5. नेक्स्ट इज 12, नेक्स्ट इज 12. ऑलराइट, सो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में. आप अगर ध्यान से देखो, 8 एंड 2 ओम का लेफ्ट में बोथ एंड्स एंड राइट के बोथ एंड्स कॉमन है. ऑलराइट, ये एंड कॉमन है. सो ये दोनों रेसिस्टर्स क्लियरली मुझे पैरेलल दिख रहे हैं. ऑलराइट, सो इनको मैं पैरेलली कुछ इस तरीके से रीड्रॉ कर सकता हूं. 8 ओम एंड दिस इज 2 ओम. सिमिलरली आप नेक्स्ट में देखें, 4 एंड 6 ओम में लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ एंड्स कॉमन है. ऑलराइट, सो दीज टू अगेन लुकिंग मी दे आर इन पैरेलल. तो मैं इसको वापस से 4 एंड दिस इज 6 ओम लिख दूंगा. परफेक्ट. नाउ लेट्स लुक द नेक्स्ट. जैसे हमने ऊपर लिया था, इसको मैं वापस कंसीडर कर सकते हैं. दैट इज 6 ओम्स एंड दिस इज 1 ओम एंड 1 ओम. सो गाइज, नाउ सी हियर, दिस इज 2 ओम. अब ये 12 हो गया. ये कितना हो गया? आप इसको सॉल्व करिए. सो क्यों ना मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं. दैट इज 8 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. So this is equal to 10. So 8 into 2 by 10. So this is 5. I'm getting 8 by 5. So इसका वैल्यू 8 by 5 आ गया. इसको आप सॉल्व करिए. पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 into 6 by 10. Alright. So this is 5 to, that's mean 12 by 5. ये दो रेसिस्टर्स सीरीज में हो गए. ठीक है. सो अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं यहां पर, so clearly I can say this is A. अपर ब्रांच इज 1.52, ये 2 हो जाएगा. दिस इज 12. नेक्स्ट इज 8 by 5 एंड 12 by 5. 8 by 5, 12 by 5, ये दोनों सीरीज में, दोनों को ऐड करेंगे आप, इट विल बी 20 by 5, राइट? सो दिस विल बी 20 by 5 एंड 20 by 5 is 4 ohm. Correct? Next we have 6 and 2. This is 6 and this is 2. And this is B point. So now आपको क्या दिख रहा है? जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था वो सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है. तो रेस्ट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशंस के सारे रेसिस्टर्स हैं. आप देखें तो ये 2 and 2 मिलके 1 ओम बनाएंगे. ऑलराइट, और 6 and 12 बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप. 2 and 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 1. 12 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 12 into 6 by 18 and this is 4. So this is 4. ठीक है, और ये भी एक 4 है तो इसको मैं यहाँ लगा दूंगा. So guys, now you can see 4 and 4 are in parallel, है ना. 4 and 4 पैरेलल में, तो आपको पता है सेम रेसिस्टेंस R/2 हो जाएगा. सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB. देखिए कैसे हम बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में बिना जाए भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज 2. ऑलराइट, नाउ यू नो 2 and 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R across AB is equals to R1 R2 upon R1 plus R2, that is 2 by
3. Alright, so I'm getting the complex circuit का equivalent resistance 2/3 ohm आ रहा है. ठीक है, चलिए so check करते हैं आंसर. Yes, our answer is B, matching. B option is matching with our answer. 2/3 ohm is the correct answer. Alright, so बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सिमेट्री में ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस की वैल्यूज भी मैच होनी चाहिए, तब हम सिमेट्री लगा सकते हैं, अदरवाइज सिमेट्री यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. लुक एट दिस प्रॉब्लम. दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2025. बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लगेगा. सो नाउ इन दिस व्हाट वी कैन डू, इफ यू लुक एट दिस फिगर, यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल में रेसिस्टर्स लगे हुए और साथ में कैपेसिटर भी कनेक्टेड है. ऑलराइट, सो गाइस कैन यू फोकस हियर. दिस इज द कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड और ये कैपेसिटर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, क्वेश्चन सेज द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, हमें कितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है. अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर में भी कुछ चार्ज पहुंचेगा. दैट्स मीन कैपेसिटर की चार्जिंग स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं. उस समय कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं. यहां पर हमें स्टेडी स्टेट मानकर कंसीडर करना है. दैट्स मीन कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली फुली चार्ज हो चुका है और आपको पता है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, ये कैपेसिटर अगर एक बार फुली चार्ज हो गया उसके बाद कोई भी चार्ज फर्दर फ्लो नहीं करेगा. दैट्स मीन इस ब्रांच से, इस सेक्शन से कोई भी करंट आगे फर्दर मूव नहीं करेगा. ऑलराइट, सो आई कैन से दैट इन दिस ब्रांच देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. राइट, तो करंट कैसे जा रहा होगा, करंट के पास अब सिर्फ ऑप्शन इधर से होते हुए, इधर से होते हुए देन वापस आ जाए और साथ में इस ब्रांच से भी आ सकता है. राइट, ओके, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि बैटरी हमारी इधर लगी हुई है. राइट, सो करंट हमारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा. राइट, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है. अगर इस ब्रांच से करंट आगे नहीं जाएगा तो इन ब्रांचेस में भी करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है. दैट्स मीन द रेसिस्टर्स इन विच देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको हम अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट से हटा सकते हैं. उनके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता. राइट, सो इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को मैं रिमूव कर दूं, सो मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट रह जाता है जिसमें एक रेसिस्टर 2 ओम का है, देन आई हैव अ रेसिस्टर ऑफ 4 ओम, then I have a resistor of this 3 ohm, then 2. No, okay, यहाँ नहीं जा रहा है, so इसको मुझे हटाना पड़ेगा. And then I have a last resistor of 6 ohm. This is the remaining circuit, effective remaining circuit हमारे पास ये बचा हुआ है. ठीक है, अब गाइस क्या करेंगे, आपको बता रहे हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है. दैट्स मीन द बैटरी से करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू फाइंड करनी. दैट्स मीन आई निकालने के लिए अगर मैं सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं तो मैं बहुत इजीली करंट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा. ठीक है, सो नेक्स्ट एजेंडा इज टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट. ओके, सो क्लियरली आप देख सकते हो ये दोनों हमारे पैरेलल में, दोनों के बोथ एंड्स कॉमन है, बोथ एंड्स कॉमन है. राइट, सो दीज टू आर इन पैरेलल. जो 6 और 3 पैरेलल में होंगे, सो दिस कैन बी फाइंड आउट बाई 3 into 6 upon 3 plus 6. So this is 18 by 9, which is 2. So इन दोनों का वैल्यू आया 2 ओम. अब आप देखो ध्यान से, हमारे पास जो सर्किट बचता है दैट इज दिस इज 2 ओम और ये वाला भी 2 ओम हो गया. 2 and 2 आर इन सीरीज और 4 ये पैरेलल में है. 4 and 4 विल बी 4 and 4 आर पैरेलल. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगा. ओके, सो आर इक्विवेलेंट हमें सर्किट में मिल रहा है 2 ओम. बैटरी दिया गया है दैट इज 2 वोल्ट्स. आप जानते हैं हम यहाँ पर V इक्वल टू IR का यूज करेंगे और हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी. So I'm getting the value of I or current in the circuit is 1 ampere. Let's check the answer. Yes, the value of current is 1 ampere.
Now let's move to next question. So this is again a question of JEE Mains 2023 और आप इस क्वेश्चन को देखें, हमें सर्किट दिया गया है एंड कनेक्टेड विद द बैटरी एंड रेसिस्टर्स. इन द फॉलोइंग सर्किट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 2I1. 2I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. दैट्स मीन कि हमें करंट I1 फाइंड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से. ये ध्यान रखना है. ओके, सो नाउ, सो वेयर इज I1? सो गाइज, इन दिस सर्किट द करंट, दिस इज I1, दिस इज I3 और हमें एरोज भी दिए गए, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो भी दिया गया है, एंड ऑल्सो वी हैव दिस करंट I2. ओके, नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 हमें क्या करना चाहिए? सो सिंपल लॉजिक, हम यहां पर KVL और KCL का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बेसिक्स को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ 3 इक्वेशंस फॉर्म होगी, क्योंकि अननोन हमारे पास 3 है, I1, I2 एंड I3, एंड बाय सॉल्विंग दीस 3 इक्वेशंस वी विल गेट द आंसर. सो सबसे पहले हम अगर KCL का यूज करते हैं तो किरचॉफ्स करंट लॉ, सो डेफिनेटली आपको क्या पता चलता है दैट करंट I1 एंड I3, तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा? I1 I3 मिलके कितना बना रहे हैं? I1 प्लस I3. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम हर ब्रांच में करंट की फ्लो, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो I1 एंड I3. अब देखिए क्लियरली इस ब्रांच में करंट चला गया I2 और आ रहा था I1 एंड I3. अगेन हम KCL को यूज करेंगे. So we will be getting the value of current in this section of the circuit is I1 plus I3 minus I2, क्योंकि I2 करंट इधर चला गया, तो अब कितना बचा? नेट का I2 माइनस करना है. ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट दिस सेक्शन, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? सो क्लियरली I1 करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर आ जाएगा. दैट्स मीन I2 एंड I3 माइनस I2 इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा. सो यहां पर भी गाइस हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? KCL का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. आई मीन सम ऑफ ऑल द करेंट्स इक्वल टू 0, राइट? उस लॉजिक को हम यहां पर यूज कर रहे हैं. ओके, चलिए, और कोई ब्रांचेस बची हुई है? इस ब्रांच में करंट यहां I2 आ रहा है. अब आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर यहां से हम इस पॉइंट पर KCL लगाते हैं तो नेट वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच इज ओनली I3, है ना? प्लस I2 माइनस I2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ I3 बचेगा और I3 ऑलरेडी गिवन है, राइट? तो हमने हर ब्रांच में करंट का वैल्यू फाइंड कर लिया. अब हम KVL को यूज करेंगे इन द लूप्स, राइट? सो इस लूप में हमें KVL लगाना है. देन we'll be applying KVL in this loop and then we will apply KVL in this loop. So we have 3 loops, there will be 3 equations और उन 3 equations को solve करके हमें I1, I2, I3 का वैल्यू मिल जाएगा. Alright, so let's start forming the equations. Let's again write here. So this is I1, I3, I1 plus I3. This is I1 plus I3 minus I2. This is I3 minus I2. This is I3, and in this branch we have current I1. Let's cross check again. This is perfect. All right. So in this loop, अगर हम KVL apply करेंगे, now apply the KVL. Kirchhoff's voltage law. So starting from this point, so clearly there is a gain of the voltage. So I'll be considering plus 5 volt minus drop of the voltage across resistor. So current value is I2, resistance is 1. Next is resistor के cross current का value I2 है, and there is a drop of the voltage I3 है, and now we have another resistor which is 1, and the value of current is I1 plus I3 equal to 0, right? So वापस हम initial point पर आ चुके हैं. So इस equation को मैं अगर solve करता हूँ, so 5 volt equal to I1 value is 1 I1, and then I have I2, then I have here, this is minus, this will be minus 3 I3, और right side में हम लेंगे तो ये plus हो जाएगा. Alright, सारे negative है, right side में जाएंगे तो positive हो जाएंगे. Alright, so this is the equation number 1. Now similarly we can apply KVL in this loop and we can form the second equation. तो second equation find करने के लिए हम इस loop में move करेंगे, और move हम बैटरी के according भी कर सकते हैं. So किसी भी direction में move कर सकते हैं, right? So starting from this point again,
देयर इज अ राइज इन द वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ रहा है, सो दिस विल बी +5, देन ड्रॉप, देन करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, सो देयर विल बी राइज इन द वोल्टेज, राइट. सो हमें प्लस साइन लेना होगा. ओके, सो 5 वोल्ट ड्रॉप इन द potential, that is 1 into 1 into I2. This is I2. Next is rise of the potential, that is 2 times of I3 minus I2. Then again there is a rise of the potential, that is 1 into I1 plus I3 minus I2 इक्वल टू 0. ऑलराइट, हम इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए. सो दिस इज 5 वोल्ट माइनस I2. सो गाइज इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. दिस इज I2 प्लस 2I3 माइनस 2I2 प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0. सो दिस इज इफ यू सॉल्व दिस, सो I1 के पैरामीटर्स हम एक साइड ले लेते हैं, माइनस प्लस I1, नेक्स्ट I2 1, 2 3, and this is 4. So minus I4. This is 4 times of minus I2, and then I have I3. This is 2 plus 1 is plus 3I3 equal to 0. ठीक है? So I got this equation. और इसके इनके पैरामीटर्स अब राइट साइड ले जाएंगे. So this will become 5 volt is equals to minus I1 plus 4 I2 minus 3 I3. So this is the equation number 3. Second, अब नाउ आपको क्या करना है, आपको एक और इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अननोन 3 है. हम यहाँ पर KVL लगा सकते हैं, इस लूप में KVL लगा सकते हैं. So now applying the KVL in this loop, I'll be writing the drop starting from here, potential rise कर रहा है, so this is 2 volts minus the value of resistance here is 1 into value of current is I1 plus I3, 1 into I1 plus I3. Next I have here the value of drop is minus 1 I1 plus I3 minus I2 equal to 0. All right. So this is equal to 2 volt minus I1 minus I3 minus I1 minus I3 plus I2 equal to 0. So this is 2 volt. I1 के पैरामीटर्स हम एक साथ ले लेंगे. I1 this will be 2 times of I1. Then I2 minus I2 हो जाएगा. And this is I3 and I3. This will be plus 2 times of I3. So guys, this is the third equation I'm getting here. Okay. So we got 3 equations. इन 3 equations को आप सॉल्व करेंगे. वीडियो को पॉज करिए, आप इसको दोबारा सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको I1 का वैल्यू मिलता है 1.5 एम्पियर. सो 2 टाइम्स ऑफ I1 is 2 into 1.5 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर. सो आंसर हमारा 3 एम्पियर यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, नाउ चेक योर आंसर. यस, वी गेटिंग आंसर इक्वल टू 3 एम्पियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन, नाउ इन दिस प्रॉब्लम JEE Mains 2025 का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आपको एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिख रहा है, इसको हम क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या फाइंड करना है, और समझते हैं कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए. सो द वैल्यू ऑफ द करंट I in the electrical circuit is given below when the potential at A is equal to potential at B. So this is point A and this is point B. हमें फाइंड करना, क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल एट ए एंड बी इज इक्वल. अगर किसी रेसिस्टर के बोथ एंड्स पर पोटेंशियल सेम होता है तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जीरो है, डेफिनेटली फ्लो ऑफ करंट जीरो होगा. कोई भी करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर. ऑलराइट, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट. और आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जिस रेसिस्टर से करंट फ्लो नहीं करता है उसके होने ना होने से सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इग्नोर दिस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर. इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या सर्किट बचेगा गाइस? इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये सर्किट कुछ इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा. दिस इज 10 ohms, दिस इज 20 ohm,
then R, and then I have 40 ohm, and this is battery of 40 volts, and you have to find out the value of current I का वैल्यू आपको फाइंड करना है. ऑलराइट, बट अगेन नाउ हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में हमें R की वैल्यू नहीं दी गई है. क्या कर सकते हैं, सोचिए. अगर R की वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या हम कुछ लॉजिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन. यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था, उसकी जगह एक रेसिस्टर कनेक्ट है. गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है. हम बोलते हैं हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन है. सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन, और you know the condition, the resistors, the ratio of the resistor R1 by R2 is equal to R3 by R4. इसको हम यूज करके R की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 10 by R is equals to 20 by 40, and this is equal to R is equals to 20 ohms. ठीक है. So now we got the value of R equal to 20 ohms. तो मैं यहाँ पर R equal to 20 ohms को लिख सकता हूँ. Okay. Now considering that, यहाँ पे लिख सकते हैं हम R equal to 20 ohm. ठीक है. अब आपको यहाँ पर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं. Then the circuit is in parallel. So this is 30, this is 60, and I can write the parallel R equivalent as 30 into 60 divided by 30 into 60, 30 plus 60. So this will be 90, and this is 3, 2. So I'm getting R equivalent equal to 20 ohms, correct? So the value of current in the circuit will be V by R equivalent. So voltage is 40, R equivalent is 20. So guys, the value of current I'm getting I equal to 2 ampere. All right, let's check your answer. Are we getting R equal to I equal to 2 ampere? Yes. So our answer is correct. Right? चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2025. तो आपको बहुत क्लियरिटी आ रहा होगा कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हैं थ्रू प्रैक्टिस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम जेईई मेंस और रीसेंट ईयर ऑफ क्वेश्चंस है, जिससे आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए माइंड में. राइट, आप देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लॉजिक को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, दिखने वाले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राइट, चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में गिवन है आपको द टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम 1 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज. चलिए हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में. ये सेल हो गया, इसका ईएमएफ गिवन है आपको 1 वोल्ट. सो E1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, E2 is equals to 2 volts. They are connected in series. And also, internal resistance given as this is 2 ohm and this is 1 ohm. Alright, you can say this is R1, this is R2. Perfect, simple. Now, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. इस पर ध्यान देना है, ये कनेक्टेड है इंटरनल रेसिस्टेंस 6 ohm. So this whole circuit is connected with internal resistance of 6 ohm. So guys, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा सर्किट में. ओके, तो क्या कर सकते हैं? सिंपली आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट. जब मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो हम वहां पर सेल्स का इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट. सो यू नो E इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या कॉन्सेप्ट होता है? E इक्विवेलेंट इन सीरीज इज E1 plus E2. E1 is 1 plus 2. This is 3 ohm, 3 volts. Next is R equivalent is these two are also in series. Simple हमारा R1 plus R2 हो जाएगा. So internal resistance का sum is 2 plus 1 which is 3 ohm. Okay. So E equivalent I got 3 volts. R equivalent I got 3 ohm. So guys, total resistance is external plus internal which is 6 plus 3 9 और E equivalent हमारा आ गया 3 volts. So value of current I1 is equal to
3 divided by 9 which is 1/3 ampere. ठीक है, possible, easy. Now look at the second case, and second part of the question is now the same two cells are in parallel configuration. इन दोनों को हमने parallel configuration में connect कर दिया है. ठीक है, so this is E1 1 volt, R1 2 ohm. This is E2 2 volts and R2 is 1 ohm, and this R external is 6 volts. So guys, इस टाइप के क्वेश्चंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? क्या आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पता है? यस सर, हमको पता है दैट E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का रिलेशन E1 by R1 प्लस E2 by R2 होता है, राइट? सो E इक्विवेलेंट फाइंड करने से पहले हमें R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स का R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. सो 1/R1 प्लस 1/R2, सो दिस इज 1/2 प्लस 1/1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2. सो R इक्विवेलेंट वैल्यू विल बी 2/3. ओके, सो हमें यहाँ पर R इक्विवेलेंट मिल गया. अब मैं हमारे पास सारे नोन वैल्यूज हैं, सिर्फ E इक्विवेलेंट फाइंड करना है. So clearly I can write that E equivalent is equals to E1 by R1. So guys, E1 is 1/2, E2 by R2, which is 2/1. And what is the value of R equivalent? या equivalent इस तरफ जाएगा तो हमें 2/3 से multiply करना पड़ेगा. Correct? So taking LCM, this will be this is 4 plus 1, 5/2 into 2/3. So this will get cancelled out. I'll be having 5/3 volts. Okay. So now the value of current in the circuit across the resistor is I2. I2 का value कितना होगा, right? Don't get confused with this. I2 का value कितना होगा ये अपने को बताना है. So I2 is clearly E equivalent upon R equivalent plus R external. So this is 5/3 divided by R equivalent. We got 2/3 plus 6. आप इसको सॉल्व करिए. This is 5/3 and this is 18 by 20/3. 3 and 3 will get cancelled out. You'll be getting 1/4. So now guys, we need to find out the ratio of I1 by I2. क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? The ratio of I1 by I2 is x/3. ठीक है, तो सबसे पहले हम I1 I2 के वैल्यू का रेशियो निकाले. तो I1 is 1/3. I1 is 1/3, I2 is 1/4, and this is 4/3. ठीक है, I1 by I2 का रेशियो आया 4/3. और क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का रेशियो x/3 के इक्वल है. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, क्लियरली आप बोल सकते हो x का वैल्यू कितना है? 4 है. सिंपल, राइट? सो द वैल्यू ऑफ x इज 4. नाउ चेक योर आंसर. यस, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द आंसर इज 4. करेक्ट. So, बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना था. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का लॉजिक यहाँ यूज करना है. I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब, है ना. हम अब अपने थर्ड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है. बहुत रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है और आपको बहुत इंसाइट्स मिलेगा. इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. In this problem, there are n number of identical electrical bulbs. Each is designed to draw a power P and independently from the main supply. They are now joined in series. क्या किया? अब सारे bulbs को, n number of bulbs को series में हमने join कर दिया. Across the main supply, the total power drawn by the combination. आपसे बोला जा रहा है कि टोटल पावर कितना ड्रॉन होगा. ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो एक बल्ब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? दैट दिस बल्ब इज हैविंग रेटिंग आपको गिवन होगा V एंड इसका पावर है P. ठीक है, ऐसे हम n बल्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो क्यों ना हम ऐसे n बल्ब्स को कनेक्ट कर देते हैं.
और सारे आइडेंटिकल है, तो सारे का पावर P P P होगा, करेक्ट, वी नो दिस, ओके। क्या मैं यहां पर इनका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस R R R और R समझ सकता हूं? ठीक है, बोल सकते हैं। अगर मुझे इनका रिलेशन फाइंड करना है, सो क्लियरली आई कैन से दैट वी नो द रिलेशन दैट P is equals to V square by R, so the value of R is equals to V square by P, ठीक है। सो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, अब मुझे ये बताना है कि टोटल पावर कितना ड्रॉन करेगा। सो टोटल पावर के लिए क्यों ना मैं इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। मैंने माना इस पूरे सर्किट का, इन सारे बल्ब्स का टोटल रेसिस्टेंस गाइस कितना होगा। आप सोचो, अगर एक बल्ब का रेसिस्टेंस R आ रहा है, सो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सारे बल्ब्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में सम करना पड़ेगा, दैट इज n टाइम्स ऑफ R, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है। और बैटरी हमने सेम बैटरी को यूज किया है, तो V वोल्ट का है, ओके, ऑलराइट। एंड नाउ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट I। सो गाइस, व्हाट इज द टोटल पावर? सो टोटल पावर इज इक्वल्स टू, total power depends upon the current and the resistance of the circuit, so that is I square into n times of R। ये रिलेशन आएगा, I square R हमें पता है, बट रेसिस्टेंस यहाँ पर n times of R है, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? सो अब I निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू V अपॉन, क्लियरली आप लिख सकते हो V अपॉन NR होल स्क्वायर इंटू n टाइम्स ऑफ R। So this will be equals to V square upon N square R square into N into R. Alright, so these two will get cancelled out. I got V square by N R. Now, you also know, sir, that P is equals to V square by R, correct? So individual bulb का पावर कितना है, V square by R है, तो मैं इसको V square by R को P से रिप्लेस कर सकता हूँ, so this will become P by N, alright। So I'm getting the total power drawn in series combination of the bulb is P by N। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट इसको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो P by N हो जाएगा। Look at the answer, yes, option number C is matching with the answer, P by N is the correct answer। Let's move to next question। Now, this question is also from the last topic, which is power, and this is the question you can see JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में, और आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का लेवल मैं मीडियम रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑलराइट। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। If the efficiency of the motor is 91.6%, then loss of the power, ठीक है, आपको बताना है कैलोरी पर सेकेंड में, ठीक है। So I'm going to consider a motor here। अब इस मोटर में करंट कितना क्या गाइस, देखिए करंट कितना दे रहा है, कितना ड्रॉ कर रहा है, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 100 वोल्ट्स and draws a current of 1 ampere। So current is 1 ampere if the efficiency of the motor is 91.6। so efficiency का फॉर्मूला क्या होता है, that output, power output divided by power input into 100, okay। so मैं यहाँ पर इस रिलेशन को यूज करूंगा और सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा कि इस मोटर का आउटपुट पावर क्या है, ठीक है। सो मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट्स। सो गाइस, पी आउटपुट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल, एफिशिएंसी हमें 91.6 गिवन है। पी इनपुट पावर कैसे निकालेंगे भाई, इनपुट करंट हमें 1 वोल्ट दिया गया है, इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पावर मिलेगा, दैट इज 1 into 100 and this is by 100, okay। so this 100 will cancel out, you'll be getting the power output is equals to 91.6 watt। now we have to find out the loss of the power। so loss find करने के लिए हम क्या करेंगे, loss is delta P। so P initial minus P final कर देते हैं। so power
इनिशियल कितना है, या फिर हम बोलेंगे इनपुट पावर कितना है और आउटपुट पावर, ऐसे भी निकाल सकते हैं. सो इनपुट पावर इज 100 watt, output power is 91.6, so this is equal to 8.4 जूल पर सेकेंड. ठीक है, हम वॉट को जूल पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं. क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर कैलोरी पर सेकेंड में चाहिए, राइट. सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, बिकॉज अगर आप 4 ऑप्शंस को देखें तो क्लियरली आपको बी ऑप्शन 8.4 दिखेगा कि करेक्ट है, बट हमको आंसर किस में चाहिए? वी वांट द आंसर इन कैलोरी पर सेकेंड. ठीक है, सो जूल पर सेकेंड को कैलोरी पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, और वी नो द कन्वर्जन की एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होता है. ठीक है, सो सिंपली आप लिख सकते हो, आप इसको 4.2 से डिवाइड करोगे, दिस विल बिकम 2 कैलोरी पर सेकेंड. ऑलराइट, सो आवर करेक्ट आंसर इज 2 कैलोरी पर सेकेंड. नाउ लुक एट द आंसर. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2. ऑलराइट, सो यही एक ट्रिक था, यही एक लॉजिक था. यहाँ पर बच्चों ने बहुत मिस्टेक किया, आपको ये ध्यान रखना है. क्वेश्चन में यूनिट्स मैटर करती है. आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, करेक्ट आंसर भी निकालोगे, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन चूज हो जाएगा क्योंकि आपने यूनिट्स पर ध्यान नहीं दिया है, राइट. सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद a resistance of 780 ohm and a standard cell of EMF 4 volts. हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाया विद रेसिस्टेंस R. सो मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ दैट दिस इज ऑफ 4 वोल्ट्स. इसका रेसिस्टेंस है 780 ओम, और हमने एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है ऑफ लेंथ. सो यहाँ पर लेंथ हो जाएगा दैट इज 300 सेंटीमीटर. Correct? Now, the next thing is a constant current flows through the potentiometer wire. The length of the null point for the cell of EMF 20 millivolt is found to be 60 centimeter. So क्या बोल रहा है? अगर आपने एक यहाँ पर सेल को कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू है 220 मिलीवोल्ट्स, इसका नल पॉइंट आपको कहीं यहाँ पर मिलता है जिसका लेंथ है फ्रॉम पोजीशन ए. इसका नल पॉइंट मिलता है आपको एट पोजीशन ए विच इज 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको फाइंड आउट करना है कि रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कितना है, इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो क्यों ना मैं रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर को आरपी बोल देता हूँ. ठीक है, आरपी हमने माना. अगर मैं आरपी मान रहा हूँ तो ये सर्किट, और आप एक चीज समझ सकते हो कि जब हम नल पॉइंट की बात करते हैं, तो गाइस इस सर्किट में, इस लोअर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. दैट्स मीन टोटल करंट सिर्फ अपर सर्किट में मूव करेगा. टोटल करंट अपर सर्किट में मूव करेगा. इसको यूज करके मैं सिंपली बोल सकता हूं द वैल्यू ऑफ आई कैन बी टोटल वोल्टेज वी डिवाइडेड बाई देखिए क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस, तो 780 प्लस आरपी हो जाएगा. करेक्ट. सो हमें यहां पर आई की वैल्यू मिल चुकी है. अब आपको ए और एन इनके बीच अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, which can be written as, look at here, which can be written as VAN potential across this section, ये हमें क्या देगा? Current I and the resistance value of this section. So I can write I into RAN, है ना? RAN. So I का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. इस RAN का वैल्यू कितना होगा? So क्वेश्चन में रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज आरपी हमने माना है, 300 सेंटीमीटर की लेंथ है. तो इन दोनों का रेशियो लेंथ पर यूनिट रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले सकते हो, दैट इज आरपी बाई 300. ये सेम हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज फॉर दिस सेक्शन RAN एंड द लेंथ इज 60. सो इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RAN. So RAN is equal to this is 5. So RP by 5 हो गया. ठीक है, इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन. So I का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है,
V अपॉन हमने ऑलरेडी फाइंड किया 780 प्लस RP एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RAN गाइस? RP बाई 5. ऑलराइट, अब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने वाले हो कि सर वोल्टेज अक्रॉस दिस लेंथ ओनली VAN विल बी इक्वल्स टू द EMF कनेक्टेड. क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सो डेफिनेटली जो भी EMF के अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही सिर्फ इस पार्ट का होगा पोटेंशियल. सो दिस VAN को मैं EMF इक्वल कर सकता हूं which is equal to 20 millivolts. So this is nothing but 20 millivolts. All right, 10 to the power minus 3. And this you can put the value of V here. V का value हमें already question में given है which is 4. So मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और इसको हम solve करना start कर सकते हैं. आप इसको solve करेंगे then clearly we can say this 5 will go on the left hand side. This will become 10. So this will be 10 into 10 power minus 3 and this is 4 upon 4 RP upon 780 plus RP. Alright, so if you solve this, you will be getting the value of RP is equals to 20 ohm. ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, आप इसको सॉल्व करिए, विल गेट द वैल्यू ऑफ RP is equals to 20 ohm. करेक्ट? चलिए चेक करते हैं अपने आंसर को. यस, वी आर गेटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल्स टू 20 ओम. करेक्ट? ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसको हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना है. बहुत इजी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज माइक्रोकूलम. सो आपको बताना है इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा. गाइस क्या करें, क्या लॉजिक है? लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है. सो अगेन हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन. वी कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा तो इस ब्रांच में कोई भी फर्दर करंट, फर्दर चार्ज का मूवमेंट नहीं होने वाला. राइट? अगर इस ब्रांच में कोई भी करंट फर्दर मूव नहीं करेगा तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं बाय कंसीडरिंग कि भाई इस रेसिस्टेंस के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कैपेसिटर के कनेक्ट होने ना होने से कोई करेक्ट फर्दर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. राइट? बट ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है. बट अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इस ब्रांच के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे मैं इजीली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं. ऑलराइट, सो दिस इज 10 वोल्ट्स, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 6 ओम एंड आई नीड द वैल्यू ऑफ आई. ठीक है, अब करंट हमारा सिर्फ इस सर्किट में मूव करेगा. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 10 upon total resistance, that is 4 plus 6 which is 1 ampere. So current का वैल्यू हमें 1 ampere मिल चुका है. अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा. सो क्लियरली इफ आई नेम इट एज ए एंड बी, सो आपको पता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल इस ब्रांच के अक्रॉस है. क्योंकि इस रेसिस्टर के इफेक्ट का कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा. राइट? इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो. ठीक, सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस होल ब्रांच विच इज ए बी. ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल अक्रॉस ए बी. नाउ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बाय रेसिस्टेंस R3, isn't it? So VR3 लिख सकते हैं. ओके, नाउ गाइस VC इज इक्वल्स टू VR3 और आपको पता है कि R3 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग एंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R3. ठीक है, सो I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू इसमें 1 एम्पियर एंड R3 is 6. So I'm getting the value of the voltage across capacitor is 6 volts. क्या हमसे क्वेश्चन में वोल्टेज पूछा गया है कैपेसिटर के क्रॉस? नहीं, हमसे पूछा गया चार्ज कितना होगा. तो हमें एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा बाय कंसीडरिंग दैट Q चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C into V. Okay, so capacitance value is given as 10 microfarad. Voltage across capacitor is VC is equals to 6 volts. This is 60 microcoulomb. Correct? Now we need the answer in microcoulomb, so definitely the answer is 60.
ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं अपने आंसर को। यस, वी आर गेटिंग आंसर इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हैं आज के सेशन से। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए, ओपन टेस्ट मिलेगा और उसको सॉल्व करिए। साथ में एक्स्ट्रा मार्क्स के बेस्ट फीचर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स वेबसाइट पर जाइए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल to get more relevant videos. Thank you and see you in the next lecture.